नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एसआई एग्जाम जो कि 13, 14 और 15 सितंबर को हुआ था। उसमें जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित इस वीडियो में हल करेंगे। यानी कि उन प्रश्नों के तो हम आंसर जानेंगे ही, साथ में 2-4 बातें और एक्स्ट्रा सीखेंगे जिससे कि हमें आने वाली परीक्षाओं में हेल्प मिलेगी। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या है? विधानमंडल के जैसे अपने संसद में होती है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्य के हिसाब से विधानमंडल में क्या होती है? विधान परिषद और विधानसभा। वर्तमान में कितनी विधान परिषदें हैं? तो 6 हैं, है ना। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश ने दोस्तों हाल ही में क्या है, विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो उसके बाद अगर ये आंध्र प्रदेश वाला अगर संसद से मंजूर हो जाता है तो हमारे पास कितनी बच जाएगी? टोटल 5 विधान परिषदें बच जाएगी। लेकिन वापस 6 भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि बंगाल ने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव अभी पास हो चुका है बंगाल के अंदर और संसद में पहुंच चुका है। तो संसद में भी अगर बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो बंगाल में भी विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में तो 6 ही है। और ये विधान परिषद का जो गठन है इसका उल्लेख किसके अंदर किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 171 के अंदर विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। इसे उच्च सदन और द्वितीय सदन भी बोलते हैं, यानी कि राज्यसभा की तरह। अनुच्छेद 171 अभी बता दिया मैंने आपको। कार्यकाल जो है इनके सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में जो 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है हमको। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के अंदर बताया गया है, यानी कि पहले का तीसरा, तो इसी के अंदर तो चौथा ही हमारा आंसर है। समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 के अंदर है, और कृषि और पशुपालन जो है दोस्तों अनुच्छेद 48 के अंदर इसका वर्णन है, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये था दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, जैसे 543 है, तो 15% यानी कि लगभग 81 से अधिक नहीं होगी। जैसे मान लो वर्तमान में जो मोदी कैबिनेट है उसमें 81 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, है ना। मंत्री जो होंगे वो 81 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में जैसे 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% लगभग यानी कि 30, तो 30 से अधिक मंत्री नहीं होंगे। इसके द्वारा ये बताया गया 91वें संशोधन 2003 के द्वारा। चलिए, और यहाँ पर यह भी कह रखा है साथ में कि इतने तो हैं ही, जैसे 81 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन 12 से कम भी नहीं होने चाहिए लोकसभा में। और जैसे मैंने आपको राज्य में बताया कि 30 से, जैसे राजस्थान के अंदर 30 से अधिक नहीं होने चाहिए, तो ऐसे 2 से कम सदस्य भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम। बहुत प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है। क्या प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी इससे? नहीं। प्रांतों में स्वायत्तता, ये एकदम सही बात है। और प्रांतों में स्वायत्तता, ठीक है। कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, हाँ, तो ये विशेषता नहीं है। प्रांतों में स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी हुई थी, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यहाँ पर अगर देखें हम तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी, और 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा भी किया गया था। नेहरू जी ने जो है दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर और अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। चलिए, तो मेन जो बात हमें क्या ध्यान रखनी है 1935 में कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ था और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो ये मैंने आपको खैर करंट वाले वीडियो में बता दिया था। तो चलिए वापस से अपन देख लेते हैं इसको। तो ये रहे थे दोस्तों एन के बेरवा। कौन रहे थे?
इनके जो बेरवा हैं ये सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे थे। आरपीएससी की बात थोड़ा बता देता हूँ। 20 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। भूपेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और पहले अध्यक्ष जो थे आरपीएससी के वो एस के घोष थे। अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष या 6 वर्ष तक का होता है, जो भी पहले हो, है ना। मुख्यालय इसका अजमेर में है। पहले इसका मुख्यालय जो है जयपुर में था, लेकिन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ये अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो ये भी हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में भी करंट वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो कौन नहीं रहे हैं? तो ये सगीर अहमद जी रहे हैं, प्रकाश टाटिया भी रहे हैं, एन के जैन भी रहे हैं। तो जस्टिस जगत सिंह इसका आंसर है। चलिए मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर लेते हैं अपन, थोड़ा मेन भी है। इसका गठन जो है 18 जनवरी 1999 को हुआ था और मार्च 2000 में इसने कार्य करना आरंभ किया था। पहले इसमें एक कंडीशन थी कि इस आयोग का जो अध्यक्ष है, अपन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पहले इसमें अध्यक्ष के लिए एक कंडीशन ये थी कि इसका जो अध्यक्ष हो सकता है वो हाईकोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो सकता है। लेकिन मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के तहत क्या किया गया है? चलिए बताते हैं क्या किया गया है। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश तो हो ही सकता है सेवानिवृत्त, इसके अलावा हाईकोर्ट के जो दूसरे जज हैं, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी जो है इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। पहले कार्यकाल जो है इनका अध्यक्ष का 5 साल हुआ करता था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? 3 साल का कर दिया गया है। चलिए, और राज्य आयोग के सदस्य संख्या को 2 से 3 किया गया है। ठीक है, इसका मतलब पहले क्या थे? 2 सदस्य थे। ये यहाँ पर मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया था पहले, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 सदस्य कर दिया गया। अध्यक्ष अलग है ना, 3 सदस्य कर दिया गया है, जिसमें 1 महिला का होना भी आवश्यक है। और 70 वर्ष की उम्र तक इनका कार्यकाल, यानी 70 वर्ष के होंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई, बस 5 को 3 कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया के त्याग पत्र देने के पश्चात जो है बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया ने जो है दोस्तों सबसे लंबे, आप जानते होंगे सर्वाधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री रहे थे, लगभग 17 साल, और संभागीय व्यवस्था को इन्होंने समाप्त कर दिया गया था। बरकतुल्ला खान जो है दोस्तों राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे, ये पहले सीएम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो राजस्थान के पहले सीएम जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई तो वो थे बरकतुल्ला खान। राजस्थान के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे बरकतुल्ला खान। टीकाराम पालीवाल जो है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। हरिदेव जोशी की बात करें तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था जो कि मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दी थी उसे वापस शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो ये दोस्तों उपाध्यक्ष जो होता है ये जो है विधेयक को प्रमाणित कर सकता है अगर अध्यक्ष की ओर से। तारा भंडारी जो है एकमात्र महिला उपाध्यक्ष रही है। और राजस्थान के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? लाल सिंह शक्तावत थे। तो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई अविलंबनीय मामलों में कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करेगा? तो वो होगा उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष पहले कौन थे राजस्थान के? तो वो थे लाल सिंह शक्तावत। महिला पूछ ले तो तारा भंडारी। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? तो देख लिए, राजेश बलिया जी रहे हैं, कहाँ रहे हैं? पटना हाईकोर्ट के अंदर रहे हैं। प्रकाश चंद्र टाटिया जो झारखंड हाईकोर्ट के अंदर रहे हैं। और नगेंद्र कुमार जैन जो है कर्नाटक और मद्रास हाईकोर्ट के अंदर रहे हैं। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? एन माथुर जो है वो नहीं रहे हैं। चलिए राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या जो है दोस्तों वर्तमान में टोटल 50 है, चीफ जस्टिस को मिलाकर। और राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना 20 अगस्त 1949 को कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। यानी कि पहले जो इसकी मुख्य पीठ थी वो कहाँ थी? जयपुर में थी। लेकिन बाद में
सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में इसकी मुख्य पीठ को कहाँ भेज दिया गया? जोधपुर में भेज दिया गया, और इसकी खंडपीठ जो है वो जयपुर में कार्यरत है। और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही आरपीएससी का जो मुख्यालय वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था। राजस्थान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? कमलकांत वर्मा। वर्तमान में कौन है? इंद्रजीत मोहिंती है। और अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे लंबी अवधि तक सीजे कौन रहे, तो वो थे कैलाशनाथ बांचू। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब रिप्लेस किया गया, यानी प्रतिस्थापित किया गया था? तो पहले योजना आयोग होता था, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था, लेकिन नीति आयोग आ गया तो अब 15 साल की एक साथ ही एक खाका तैयार कर लिया जाता है कि ये कार्य हमको करने हैं। तो योजना आयोग को जो रिप्लेस किसने किया था, सॉरी कब किया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पानगड़िया, और वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार हैं। और इसके अगर सीईओ पूछे तो अमिताभ कांत जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस जिस दिन आता है। कब आता है? खेल दिवस कब आता है? 29 अगस्त को आता है। तो 29 अगस्त के दिन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो 1946 के अंदर संविधान सभा की स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान भी करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे इनमें तो मुझे कंफर्म हो गया लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और महाधिवक्ता। तो आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी क्या राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है क्या? ठीक है, बाकी इसके हिसाब से तो ऑप्शन जो है हमारा क्या है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है ना। चलिए, बाकी 3 का तो कंफर्म है, बी, सी और डी। ए का मुझे अभी थोड़ा डाउट है, कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा आंसर क्या है, ए, बी, सी और डी पहला। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संसद का गठन, तो संसद का गठन जो है दोस्तों 79 में है, और 80 में क्या है, राज्यसभा है, और 81 में क्या है, लोकसभा है। ठीक है, अच्छा इधर लिखी हुई है राज्यसभा और लोकसभा का जो गठन है वो किसमें है? लोकसभा का 81 में है यानी 83, राज्यसभा का 80 में, और संसद का गठन 79 में यानी 79। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 13 मई 1952 को हुई थी। संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ऐसे ही राज्य में पूछ ले विधानमंडल कैसे बनता है, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बार लागू किया गया। आपातकाल का वर्णन जो है भाग 18 के अंदर किया गया है, जिसमें 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और जिसके अंदर बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, है ना, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और अब तक 3 बार लग चुका है। 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना, और किसी राज्य में शासन ढंग से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत, लेकिन ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और ये कब लग सकता है अपना 356 जो है, देखो किसी भी राज्य में आम चुनाव की समाप्ति के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले और गठबंधन सरकार भी न बनाए तो ये लग सकता है। ठीक है, क्या आपातकाल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और आपातकालीन शक्तियां जो है वो कहाँ से ली गई है? हमारे जो संविधान के स्रोत हैं वो अलग अलग देशों से उधार लिए गए, इसलिए उधार का थैला भी कहा जाता है।
तो कहां से ली गई हैं आपातकालीन शक्तियां? जर्मनी से ली गई, और जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर कहते हैं। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, देखो 67 में लगा था पहले, फिर 77, फिर 80, फिर 92। ये यहाँ पर जो है दोस्तों, ये संपूर्णानंद जो है क्या है? राज्यपाल है, और इधर है मुख्यमंत्री। यानी जब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था 356 के तहत, तो राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे, और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। सेकंड टाइम में वेदपाल त्यागी थे और हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। 80 में जब लगा 1980 में, तो रघुकुल तिलक राज्यपाल थे और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। 1992 में लगा तो रेड्डी साहब थे राज्यपाल और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। चलिए, तो 4 बार लग चुका है। कब कब? 67, 77, 80 और 92 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1993। कहा गया? 1993। ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अगर हमसे ये पूछ लिया तो भाई जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उनके जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कार्यकाल कितना है? तो 3 साल का कार्यकाल होता है। यहाँ पर भी इसमें क्या चेंज हुआ है, जो अभी मैंने आपको राजस्थान के संदर्भ में बताया था। पहले तो ये जान लो, राजस्थान के अंदर अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार के? तो जीके व्यास है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो राजस्थान के जो मानव हैं, राजस्थान के जो क्या है मानव हैं, उनको अब अधिकारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो गई है। कैसे? क्योंकि राजस्थान के जो मानव हैं वो जीके बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, इसलिए जीके व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने राजस्थान के संदर्भ में बताया था कि हाईकोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है अध्यक्ष तो हो सकता है मानवाधिकार आयोग का, उसके अलावा जो अन्य जज हैं वो भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर भी किया गया है कि जो अध्यक्ष है वो मुख्य न्यायाधीश तो हो ही सकता है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हो सकते हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के 24वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में ये देखिए इधर फोटो लग रखी है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। टोटल 3 मेंबर होते हैं ये, जिसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। उसके अलावा राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जो है निर्वाचन आयुक्त हैं। पूछ लें कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो थी रमा देवी। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या 65 वर्ष की उम्र तक ये रह सकते हैं। चलिए, इनको हटाने की जो क्रिया है वो महाभियोग जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इनको हटाया जाता है। तो सुशील चंद्रा जी जो है हमारे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए, ये आ गया हमारा उधार का थैला। कहां कहां से क्या लिया गया है? तो चलिए मिलाते हैं। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? कहां से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर पुनरावलोकन तो अमेरिका है, और अवशेष शक्तियां जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। चलिए, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। संघात्मक शासन की व्यवस्था जो है वो कनाडा से, अवशेष शक्तियां केंद्र के पास रहेगी और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करेगा, ये सब कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। और अमेरिका से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य रूस से है ना, मूल कर्तव्य कहाँ से? रूस से। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इत्यादि भी अमेरिका से ली गई है। फ्रांस से क्या है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का जो सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो रहा है क्या भाई? पहले का बी, दूसरे का सी,
तीसरे का अ और चौथे का डी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? अभी हमने एक प्रश्न आया था बीच में जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1935 के तहत क्या किया गया, केंद्र में तो द्वैध शासन की स्थापना की गई और राज्यों में यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था उसे समाप्त किया गया था। ये देखिए, ये चीज मैंने आपको पहले अभी बताई थी। इसके अलावा एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, यानी कोई राज्य का कोई प्रोग्राम होगा यानी सार्वजनिक प्रोग्राम होगा तो अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, यानी कि आपको उस कार्य के लिए सेवा देनी ही पड़ेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है? तो राज्य ने जैसे कोई सार्वजनिक कोई कार्यक्रम था उसके अंदर एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें आपको सेवा देनी ही पड़ेगी, लेकिन उस सेवा के अंदर वो किस आधार पर मतलब किसी कार्य के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो वह है दोस्तों यहाँ पर हमको सीक्वेंस से थोड़ा जमाना है इसको। तो धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर उस कार्य में जो है राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंदर आता है ना, किसमें आता है? अनुच्छेद 23 में आता है। इसमें राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना को लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य जो है नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, जिसमें कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, तो उसका ये वो है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन होता है ना, अपवाद, ये वो है एक तरीके का। ठीक है, ये इस नियम का अनुच्छेद 23 का, जिससे कि भाई मानव को खरीदी बिक्री, ठीक है, ये तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो श्रम है, जो जबरदस्ती काम कराना, तो राज्य ये चीज लागू कर सकता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया है, इस नियम का ये अपवाद हो गया है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है ना, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। ठीक है, ये आंसर है इसका। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई? ये देगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या है, त्यागपत्र देते हैं, एक दूसरे में खेलते रहते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है, बहुमत के आधार पर। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों वो ओम बिरला है। त्यागपत्र ये एक दूसरे को सौंपते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर। पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार, वर्तमान में ओम बिरला है। और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता भी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108। तो काफी प्रश्न हमारे यहाँ से भी बन सकते हैं। कार्यकाल कौन सा है? 5 साल का होता है। अध्यक्ष जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? 93 के तहत जो अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा में, जो है अपने ही बहुमत के आधार पर चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार, वर्तमान में ओम बिरला। अनुच्छेद 108 क्या है? तो लोकसभा जो है, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी कि विधानसभा भी और विधान परिषद है। तो ये 6 हैं, आपको मैप में दिख रहा होगा। ये यूपी, ये बिहार, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कभी भी समाप्त हो सकती है, तो जुड़े रहना करंट के साथ भी, मतलब जहां पे भी आप जुड़े रहे तो पेपर वगैरह तो ध्यान रखना। उसके अलावा अगर यहाँ पे समाप्त हो सकती है तो वेस्ट बंगाल में बन भी सकती है अगर संसद में पास हो गई तो, है ना, क्योंकि वहां से तो मंजूर हो चुकी है पश्चिम बंगाल से, तो अब संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के लिए विधान परिषद। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? राजस्थान तो है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो वैसे काट देते हैं, दूसरा और तीसरा। फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, तो गोवा में तो वैसे ही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और विधान परिषद को क्या है दोस्तों? उच्च सदन और द्वितीय सदन भी कहा जाता है। जैसे संसद है ना, अपने विधानमंडल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 168 में, विधानसभा का 170 में और विधान परिषद का जो है 169 में। तो विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा 168, 169, 170। जैसे केंद्र में संसद होती है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, वैसे विधानमंडल है राज्य में, विधानसभा और विधान परिषद। 171 में इसके गठन का वर्णन किया गया है विधान परिषद का।
चलिए बात कर चुके हम इसकी पहले भी। जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दी गई है, पहले 7 थी लेकिन अभी वर्तमान में 6 ही हैं विधान परिषदें। राजस्थान पंचायती राज, देखो ढंग से सुनना है ना, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? ऐसी कौन सी परिस्थिति है निम्न में से जिसके अंदर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो देखो, एक तो ऐसी है कि यदि पंचायत के पास कोई प्रस्ताव है जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है, तब बुलाई जा सकती है। लेकिन यहां पर देखिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ये है कि 5% या 25 सदस्यों, ये वाली कंडीशन है यहाँ पर, है ना। सेकंड वाली क्या होगा कि आपको कोई भी प्रस्ताव लाना है ना, तो उसकी सूचना आपको लिखित सूचना सचिव को देनी पड़ेगी, और उसके लिए लिखित सूचना में कम से कम कितने सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए? ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए उस प्रस्ताव पर, या फिर 25 सदस्यों की। तब जाकर वो जो है सूचना जो है वो सचिव को लिखित सूचना के आधार पर जो है ग्राम सभा की फिर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो दूसरा ऑप्शन होगा क्या है, 5% या 25 सदस्यों की मतलब साइन हो गए एक तरीके से, तो उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है और ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सचिव को लिखित सूचना के आधार पर ये बैठक बुलाई जाएगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर जो उन्हें हटाया जाता है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, क्या मतलब क्राइटेरिया जिससे उनको हटाया जाएगा कि भाई या तो संविधान का उल्लंघन किया हो, या दुर्व्यवहार किया हो, या उनमें टैलेंट नहीं है, मतलब अक्षमता है। उस आधार पर जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं यानी जज हैं उनको हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले जज को हटाने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले संसद सदस्यों को एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। उस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, फिर जो प्रस्ताव है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाता है। ठीक है भाई, प्रस्ताव आया, लोकसभा के 100 साइन होंगे, अगर लोकसभा में आया तो, राज्यसभा में आया तो 50 लोगों के साइन होंगे। फिर वो प्रस्ताव किसको दिया गया, लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया, नहीं तो वहां अपने राज्यसभा में सभापति को दिया गया। और अगर फिर अध्यक्ष के द्वारा अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष क्या करता है, एक 3 सदस्य समिति का गठन करता है। बाद में समिति जो है जांच करती है और रिपोर्ट वापस से पेश करती है। और रिपोर्ट पेश अगर मतलब जांच सही पाई जाती है तो संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत जरूरी होता है, यानी कि संसद का दोनों सदनों में से बहुमत जब मिलेगा तो उसके बाद ये पास हो जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो सफल हो जाएगी। यहाँ से लोकसभा या राज्यसभा में जहां पर भी गया है ये प्रस्ताव, वहां पर 2/3 बहुमत से पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अगर साइन कर देगा तो उसके बाद न्यायाधीश को हटाया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी है, यानी कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये ध्यान रखना। हाँ, बस चर्चा में जरूर आए थे किसी न किसी कारण से, लेकिन महाभियोग नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डीबी गुप्ता हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर ही जो है सूचना दे रहा है, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता हैं। तो जिनको राज्यपाल कलराज मिश्र ने क्या है मुख्य सूचना आयुक्त तथा नारायण बारेठ सूचना आयुक्त और शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। यानी मुख्य सूचना आयुक्त को भी कौन दिला रहा है? राज्यपाल दिला रहा है। उसके अलावा राज्य के जो दूसरे और सूचना आयुक्त हैं, राज्य सूचना आयुक्त, उनको कौन दिला रहा है? तो वो भी राज्यपाल शपथ दिला रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 65 साल तक बने रह सकते हैं या फिर 6 साल के टाइम तक ये बने रह सकते हैं। इनका जो वर्णन है यानी कि एक सीएजी होगा, ये किस में कहा गया है? तो 148 में
ये चीज कही गई है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। तो सीएजी का वर्णन जो है वो आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है, यानी भारत के धन का प्रहरी भी कहा जाता है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। पहले जो सीएजी थे वो नरहरि राव थे। भारत के पहले सीएजी कौन थे? नरहरि राव। वर्तमान में जीसी मुर्मू है, जो कि भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? काम चलाऊ सरकार कहाँ है? अपना पेन यहाँ पर है क्या? चलिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कंफ्यूजन मुझे जो लगता है वो मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी के अंदर है ना। देखो, हरिदेव जोशी जो है वो राजस्थान के 3 बार सीएम बने थे। कितने बार? 3 बार सीएम बने थे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और 1985 में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सबसे ज्यादा 6 बार जो है मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो हर बार अपनी सरकार को बचाने में सफल रहे थे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसका आंसर। तो हो सकता है मेरे हिसाब से हरिदेव जोशी, मुझे लगता है आंसर सही होना चाहिए। और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 अगस्त 2020 को जो है ये भी जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। अविश्वास प्रस्ताव नहीं, विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, जो कि राज्य का 5वां विश्वास मत था, जिन्होंने जो मतलब इनको एक तरीके से जीत हासिल हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही थी। तो राजस्थान में अब तक कुल टोटल जो है अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है? तो 13 बार लाया जा चुका है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव? तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारें क्या हैं, यानी विधानसभा में ये साबित करती हैं कि उनके पास सत्ता में बने रहने लायक सांसद हैं। अब विश्वास मत जो है, जो वर्तमान में सरकार है, जैसे गहलोत जी की सरकार है, तो वो ये जानने के लिए ला सकती है कि कौन कौन हमारे मंत्री जो है हमारे साथ में हैं, और वो मतलब साबित कर देगी कि हाँ, हम सरकार चलाने लायक हैं, हमारे पास इतने विधायक हैं। ठीक है, राज्य में है तो अपने क्या विधायक और अपने केंद्र में है तो सांसद। तो विश्वास मत कौन लाता है? जो वर्तमान सरकार वो खुद लाती है। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? तो विपक्षी पार्टियां लेकर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हरिदेव जोशी मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए। क्यों? जो कारण मैंने आपको बता दिया कि 3 बार सीएम बने लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और 1985 में अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया था। और मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ भी जो है सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, और 6 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है। अरे कहाँ गया पेन? ये रहा, नहीं है पूछा है। तो ये कब लागू हुआ था? तो 14 नवंबर 2011 को ये लागू हुआ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर ये है कि प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी। तो यहाँ पर क्या लिखना बाकी रह गया है? नहीं देय होगी, यानी फीस नहीं लगेगी। तो ये सही नहीं है। बाकी जो कंडीशन है, नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल किया जाएगा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत। उसके अलावा प्रारंभ में एक अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में इसमें 25 विभागों की 221 सेवाएं शामिल हैं इस कानून के अंदर। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। तो ये सारी बातें सही है। ये भी सही हो जाती, लेकिन इसमें फीस दे लिख दिया है लेकिन फीस नहीं ली जाती है ना। तो ये भी सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन से हो जाएंगे अगर यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं के साथ फीस नहीं दे होगी। चलिए, क्या सही नहीं है? तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? क्या पूछा है? शर्तें पूछा है। तो अनुच्छेद 157 के अंदर देखो राज्यपाल की जो है योग्यताएं दी गई है कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। तो ये 157 से रिलेटेड है और ये भी 157 से रिलेटेड है। 158 में शर्तें दे रखी हैं राज्यपाल की, जिसमें 2nd नंबर पॉइंट और 3rd नंबर पॉइंट कि वे संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसके अलावा कोई वो अन्य सरकारी नौकरी पर नहीं होगा, यानी कोई लाभ के पद धारण नहीं कर रखा होगा। ठीक है, तो ये तीनों 2 नंबर और 3 नंबर है वो राज्यपाल पद के लिए क्या है? शर्तें हैं। और पहला और चौथा पॉइंट जो है वो योग्यताएं हैं। तो दूसरा और तीसरा सही आंसर हो जाएगा।
अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 4 में जो है 154 में जो है शक्तियों का बताया गया, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। वैसे तो 5 साल का है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है। अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ का वर्णन है। चलिए, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है, राज्यपाल पद के लिए शर्तें जो हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो यहां पर संबोधित, वैसे भाई क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अगर त्यागपत्र देना है उसको, तो वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन वो जब नहीं होता है तो किसको देता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। यानी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। लेकिन यहां पर एक संबोधित वर्ड भी जोड़ा गया है, क्योंकि संबोधित किसको करेगा? वो उपराष्ट्रपति को ही करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर उपराष्ट्रपति आना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आएगी जब इसको हम कंफर्म मानेंगे, क्योंकि मेन ये भी सही है वैसे तो, लेकिन यहां पर हमको एक शब्द मिल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। तो त्यागपत्र तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो वो चीफ जस्टिस को ही देगा, है ना, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। लेकिन किसे संबोधित करते हुए? तो उपराष्ट्रपति भी इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, जब आंसर की आएगी तब हम इसको देखेंगे। और ठीक है, तो दोनों ही अभी तो आप मानकर चलना, या फिर आप खुद जानकारी हासिल करने की कोशिश करना और कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से इसका आंसर सही क्या आएगा, है ना, ताकि पता चले कि ज्यादा लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, ताकि और जानकारी भी साथ में लिख देना आप अगर कहीं से आपको मिल जाए तो, ताकि कंफर्म हो जाए। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो ये सारी पंचवर्षीय योजना दे रखी है, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास था, दूसरी में औद्योगिकरण, तीसरी में भारी और बुनियादी उद्योग, चौथे में खाद्यान्न, 5वीं में गरीबी हटाओ। ऐसे ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, लेकिन अभी तो वर्तमान में बंद हो चुकी हैं। 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2017 में, और 13वीं पंचवर्षीय जो योजना लागू की वो 15 साल के लिए पूरा ढांचा तैयार किया गया है, जो कि नीति आयोग इसका कार्यक्रम जो है, कार्यान्वयन जो है वो करता है। 2017 से 2035 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू है। और नीति आयोग की जो स्थापना है दोस्तों वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये एग्जाम में प्रश्न आया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय जो था वो था तीव्र, अधिक समावेशी और सुस्थिर वृद्धि, यानी तीव्र, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास, यानी सुस्थिर वृद्धि जो है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामाजिक न्याय संतुलन क्या है? तो सामाजिक न्याय संतुलन जो है दोस्तों वो व्यक्तियों और समाज के बीच संतुलन का संबंध है, व्यक्तियों और समाज के बीच, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर उसके विशेष अधिकारों के अवसरों तक और धन के अंतर के वितरण की तुलना करके मापा जाता है। यह है सामाजिक न्याय, जो कि व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच न्याय का संतुलन है, दूसरा ऑप्शन। और सामाजिक न्याय से आशय क्या है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विषमताएं ना हो, यानी कि भेदभाव ना हो, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है, उनके अधिकार उपलब्ध कराने हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामाजिक न्याय संतुलन क्या है? व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य सामाजिक न्याय संतुलन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है। जी हां, कर सकता है, स्वतः नहीं, वह खुद भी कर सकता है अगर चाहे तो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या तो पीड़ित व्यक्ति याचिका मतलब अगर प्राप्त होती है पीड़ित व्यक्ति की तो कर सकता है, या उसके अलावा खुद भी कर सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। यहां पर कहीं हमने लिख रखा होगा, वैसे मानवाधिकार से संबंधित कोई भी मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, यानी दोनों ही तरीके, तो मानवाधिकार आयोग इसकी जांच कर सकता है। अगला है मानव अधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, वैसे नहीं करेगा, लेकिन न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के हनन के किसी आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की मंजूरी के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। अगर न्यायालय मंजूरी दे दे
तो ये हस्तक्षेप कर देगा, वरना नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन इस हिसाब से अभी तक सही बैठता है हमारा, तो केवल बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं आपको लगे कि गलती हुई है तो कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे पूरा ध्यान रखा गया है, और जहां मुझे नहीं पता है तो वहां पे मैं आपको बता ही रहा हूं कि आप खुद ही एक बार इसकी जांच करें। निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य, देखो कहां से प्रश्न है, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। कितने मूल कर्तव्य हमारे? 11 हैं। तो 11 में ये शायद 7वें नंबर पर लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण की भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो क्या आ जाएगा? वन, झील, नदी और वन्य जीव। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के अंदर इनका वर्णन किया गया मौलिक कर्तव्यों का, जिनमें कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क के अंदर है मूल कर्तव्य। किसमें है? अनुच्छेद 51 क के अंदर मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और इनको किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया था। कहां से प्रेरित है? मूल अधिकार तो अमेरिका से हैं, और मूल कर्तव्य कहां से हैं? रूस से हैं। ठीक है, तो वहां से लिए गए हैं ये। पहले ये 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद जो है ये 11 हो गए हैं। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत की सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? तो ये रहा था दोस्तों बाबूजी का। बाबूजी मतलब जगजीवन राम जी का। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड है, लगभग 30 साल तक का। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश करी थी, जिसके अंदर क्या था? गांव था, खंड था और जिला स्तर, ये 3 थे। तो इन 3 स्तर यहाँ पर त्रिस्तरीय राज प्रणाली हो गई, त्रिस्तरीय संरचना है। और किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और अनुच्छेद 243 ख 1 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली होगी। शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। कहां से? नागौर के बगदरी गांव से। किसने करी थी? पीएम जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपको रट गया होगा अभी तक तो ये। और पंचायत जो है राज्य सूची का विषय है, और इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय है पंचायत के पास। तो 29 विषयों पर वो पंचायत कर सकती है, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज का जो संकट काल है दोस्तों, वो 1960 से 70 के जो दशक था उसको कहा जाता है पंचायती राज का संकट काल। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, इसमें देखो चतुस्तरीय संरचना थी तो वैसे काट दो, द्विस्तरीय भी काट दो और एक स्तरीय भी काट दो। चलिए, तो त्रिस्तरीय वाला ऑप्शन वैसे हमको मिल गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जी हाँ, की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग यानी योजना आयोग पहले जो था, तो इसके सदस्य भी शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद के विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये गलत कथन है, बाकी देख लीजिए यहाँ पर। और आप प्रधानमंत्री शामिल कर, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या एडमिनिस्ट्रेटर जो वो शामिल होंगे, और नीति आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो ए, बी और सी सही है। चलिए, तीसरा ऑप्शन। कब हुई थी स्थापना? 6 अगस्त 1952 को। भाई नीति आयोग या योजना आयोग, योजना तो लेकर आ गए, अब योजना का कार्यान्वयन, क्या क्या जरूरतें पड़ेगी, कैसे उसको लागू किया जा सकता है, क्या अड़चने आएगी, उनको कैसे दूर किया जाएगा, वो काम कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद करेगी। निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करेगा? तो विधानसभा के साधारण निर्वाचन की जो सूचना है दोस्तों, वो जारी करेगा भारत का निर्वाचन आयोग। कौन जारी करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। विधानसभा के साधारण, विधानसभा चुनाव आयोग जो है दोस्तों, भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। चुनाव आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी पहले मैंने आपको बताया था, तो वो कौन है, सुशील चंद्रा है। स्थापना कब हुई चुनाव आयोग की, 25 जनवरी 1950 को हुई। चुनाव आयोग का वर्णन हमको जो मिलता है 324 से 329 के अनुच्छेद में हमको इसका वर्णन मिलता है, किसका, निर्वाचन आयोग का। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। चलिए भाई कथन पढ़ें। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो होते हैं वे लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। जी हाँ, लोकायुक्त का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकायुक्त किस लिए लाया गया है कि जो सरकार के लोक सेवक हैं भाई, जिससे भ्रष्टाचार कम हो, आप उनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करा सके, उनके लिए लोकायुक्त का पद लाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको दिख रहा हो तो। इसमें मैंने शामिल किया है डेटा कि इनके विरुद्ध तो शिकायत करी जा सकती है और इनके विरुद्ध शिकायत नहीं करी जा सकती है लोकायुक्त से। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तो ये तीनों जो हैं लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। देखिए, और 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले में भी शिकायत नहीं की जा सकती है लोकायुक्त से। कौन कौन इसमें शामिल नहीं है, देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल नहीं होते हैं और किसी भी न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी भी नहीं आएंगे। महालेखाकार तो अभी अपन ने देख लिया, मुख्यमंत्री भी नहीं होता है। लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य भी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और क्या है भाई, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, सरपंच, पंच, विधायक इत्यादि के विरुद्ध भी जो है, अच्छा, नीचे की लाइन में लिखा है कि सरपंच, पंचों और विधायकों के खिलाफ शिकायतें तो की जाती है लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये भी इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री, महालेखाकार, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, न्यायाधीश और आरपीएससी के अध्यक्ष और जो भी सदस्य हैं वो सब, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी, ये सब क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। और किस किस के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, तो देखो भाई ये वाली चीज यहाँ पर, ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनके खिलाफ की जा सकती है। पंचायत समितियों का प्रधान हो, महापौर हो, नगर पालिका, नगर विकास के अध्यक्ष हो, इत्यादि सब है ना, ये सब जो भी है इनके खिलाफ आप लोकायुक्त से शिकायत कर सकते हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर पुरानी कंडीशन के हिसाब से तो किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को किया जा सकता है, लेकिन 2019 के बाद जो है अब जो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो दूसरे जज है वो भी नियुक्त हो सकते हैं। तो अब आंसर की आएगी तभी देखेंगे क्या होगा। वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से, पुराने के हिसाब से तो चौथा ऑप्शन सही है ना, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। उसके बाद भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो यहां पर देखिए पूरा पढ़ते हैं हम कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 9 दिसंबर के बाद हमको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में, जिस पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो अस्तित्व में जो रही थी तो वो देखो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है दोस्तों वो हुई थी 24 जनवरी 1950, यानी कि ये इस समय तक अस्तित्व में थी संविधान सभा। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई है। तो इस हिसाब से जो है टोटल दिन जो निकलते हैं हमारे, वो निकलते हैं 3 साल 1 महीना और 16 दिन, यानी कि पहला ऑप्शन इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, है ना। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हटा देना, कहीं कहीं पर ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा इसलिए आपको। लेकिन कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। चलिए आप कमेंट कर देना अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो। बाकी मैंने इसका आंसर का जो सारांश वो मैंने आपको बताया कि ये क्यों हो सकता है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रखना, पूछा गया था। पहले प्रश्न मैंने बताया भी था, अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें मिलान वाला। राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें क्या करे, स्वायत्त शासन की इकाइयों
के रूप में योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, यानी स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ये इसका सही आंसर आएगा। देखो, राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतंत्र शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य के लिए बनाने के लिए आवश्यक हो, यानी वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। तो पंचायतों का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में है। और इसका आंसर क्या है? तीसरा, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिससे उनको शक्ति और प्राधिकार मिले। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार, कौन सी सूची? समवर्ती सूची भारत के संविधान में किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी, ये जो प्रक्रिया ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। इसके अलावा ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता, अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, पुनरावलोकन, ये सब भी अमेरिका से लिए गए। आयरलैंड से नीति निर्देशक और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था और अवशेष शक्तियां जो है केंद्र के पास रहेगी। उसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति जो है केंद्र करेगा, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श का जो सिद्धांत है वो भी फ्रांस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 जो है। सोवियत संघ से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए। रूस से क्या लिए गए? मूल कर्तव्य। और अमेरिका से मूल अधिकार। जापान से विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से। और जर्मनी से क्या ली गई है? आपातकाल। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से याद करना हो तो। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया? फिर से पढ़ते हैं इसको। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो चलिए देखते हैं वापस से अपन शुरू से इसको। देखो, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था इस वाद के अंदर? कि जो संसद है वो मूल अधिकारों को घटा या बढ़ा सकती है, यानी मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, संशोधन कर सकती है। कौन से वाद में? सज्जन सिंह वाद और शंकरी प्रसाद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। उसके बाद आता है गोलकनाथ वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यहां पर क्या है? नहीं। गोलकनाथ वाद में यहां पर क्या है? हाँ, कि संशोधन कर सकती है। ठीक है, वापस से सुनना। सज्जन सिंह वाद और शंकरी प्रसाद वाद, इसमें क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने? कि संविधान के मूल ढांचे, कि सज्जन सिंह वाद और शंकरी प्रसाद वाद में क्या कहा था उच्चतम न्यायालय ने? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो संविधान में छेड़छाड़ कर सकती है मूल अधिकारों के साथ, यानी मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ वाद में क्या कह दिया गया? कि नहीं कर सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने क्या करा? उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो है फिर एक और वाद आता है, केशवानंद भारती वाद। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ठीक है, गोलकनाथ वाद में तो क्या कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में चेंजेस नहीं कर सकती। जैसे अभी धार्मिक सुंदरता के अधिकार के अंतर्गत जो है चेंज किया गया था ना वो तलाक वाला, तो वो धार्मिक मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ की गई एक तरीके से। तो यहाँ पर गोलकनाथ वाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 1967 के अंदर कि नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती वाद जब आया 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद मूल अधिकारों के साथ मतलब छेड़छाड़ तो कर सकती है, यानी संशोधन कर सकती है, बदल तो सकती है, लेकिन ऐसा चेंजेस ना करे जिससे कि संविधान के मूल ढांचा ही बदल जाए। क्या बदल जाए? संविधान का मूल ढांचा ही परिवर्तित हो जाए। ऐसे संशोधन को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? पहला ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। इसी ने जो है संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी के तहत वो मूल अधिकारों में जो संशोधन उसके तहत ही तो संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार है वो अभी हमारे मूल अधिकार में आता ही नहीं है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त आधिकारिक और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे, तब ही जो है उच्च न्यायालय के पास संघ सूची के विषयों में शक्तियां होंगी। और इसका उल्लेख किस में मिलेगा हमको? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 में। तो दोस्तों ये था वीडियो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रश्न जो कि एसआई परीक्षा में पूछे गए थे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी परीक्षा में जो और पूछे गए थे ज्योग्राफी के प्रश्न और या राजस्थान जीके के प्रश्न, वो भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और इसमें कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम कमेंट को पिन कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।